सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे कि जो आईफोन होते हैं वो इतने महंगे क्यों होते हैं और क्या वो अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। तो इसी नोट पर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो बाय टैप टेक। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो भी दबा देना, ताकि आपको हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आईफोन इतने महंगे होते क्यों है? इसका रीजन है कि उसके अंदर दो डायमंड लगे होते हैं। अगर आप उसकी बैक को खोलोगे तो आप देख सकते हो, मजाक कर रहा था, खोल मत देना, वरना एक किडनी तो जा चुकी है, दूसरी की जाने का भी बहुत ज्यादा कम होगा। सो जोक्स अपार्ट, आईफोन के इतना महंगा होने का रीजन ये है कि उसकी मार्केटिंग स्किल, वो अपने आप को इस तरीके से मार्केट करता है कि हम उसके लिए एक हैप्पी अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। जैसे एप्पल ने कभी भी खुद को एक लो बजट सेगमेंट या फिर आप मिड बजट सेगमेंट के लिए कभी मार्केट किया ही नहीं। एप्पल हमेशा फ्लैगशिप फोन निकालता है और कभी भी वो लो बजट सेगमेंट में आया ही नहीं। और आज के टाइम पे तो एप्पल एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग उसकी स्पेक्स तो चेक भी नहीं करते, बस उसे इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि वो एप्पल है। जैसे हम और फोन का एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग या फिर एमआई। अगर मैं एमआई की बात करूं, उसने हमेशा एक मिड बजट सेगमेंट या फिर लो बजट सेगमेंट की मार्केट को ही हमेशा टारगेट किया। और अगर आज एमआई ट्राई भी कर रहा है अपने फ्लैगशिप लेवल के फोन लाने की, वो लाता तो है, बट अभी भी जो हमारे दिमाग में एमआई की इमेज बनी हुई है वो एक मिड बजट सेगमेंट के लिए बनी हुई है। और शायद यही रीजन है, अगर एमआई अपने फोन लेके आएगा 70,000 80,000 तो शायद हम एक टाइम के लिए उसे पे करने के लिए इतने रेडी ना हो कि हम आईफोन को आप लोग 1.5 लाख तक एप्पल को पे करने के लिए रेडी हो जाते हो। दूसरी तरफ सैमसंग है, जो अपने मिड बजट रेंज के फोन और लो बजट रेंज के फोन भी निकाल रहा है आजकल, और हाई एंड फोन तो आते हैं जो उसकी एस सीरीज है। क्योंकि जो सैमसंग है वो तीनों तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, तो वो अपनी एक स्पेसिफिक इमेज अभी तक नहीं बना पाया। क्या वो एक फ्लैगशिप लेवल फोन निकालता है या फिर वो एक मिड बजट रेंज फोन निकालता है। अगर आप मोबाइल मार्केट को छोड़ भी दो, अगर आप किसी और मार्केट की तरफ भी जाते हो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कार की, तो अगर मैं कार में आपको बोलूँ एक प्रीमियम ब्रांड का नाम बताओ, एक लग्जरी कार का नाम बताओ, तो शायद आपके दिमाग में सबसे पहले रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज, ये सब नाम आएंगे। जबकि जैसे ही कार है होंडा, ये भी अपनी कुछ अच्छी और एक्सपेंसिव कार निकालती है, बट स्टिल आपके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आने वाला है उन तीन में से एक ही कंपनी होगी, ये मुझे पक्का पता है। तो ये था वो पहला रीजन जिस वजह से एप्पल इतना एक्सपेंसिव होता है। और इसके दूसरे रीजन को जानने के लिए आपको थोड़ा इसकी हिस्ट्री में आना पड़ेगा। तो हर ब्रांड के लिए कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जहां से उसकी ग्रोथ बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग हो जाती है, और एप्पल को एप्पल बनाने वाला उसका प्रोडक्ट था आईफोन, जिसे एप्पल ने ये कहकर मार्केट किया कि आप इसे जेब में कैरी कर सकते हो और आपके पास 1000 सॉन्ग का एक्सेस होगा। और फिर इसके बाद तो एप्पल ने बस रिकॉर्ड ही तोड़े हैं सारे। फिर उसके आईपॉड की इतनी कॉपीज बिकी कि वो रिकॉर्ड तोड़ता गया। फिर उसके बाद एप्पल ने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। फिर उसकी आईफोन की सीरीज आई और फिर लगातार 2015 तक एप्पल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता गया और 2015 पर आकर एप्पल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज में एक ब्रेक आया। और इस ब्रेक का रीजन था एप्पल खुद। यानी अब 2015 तक हमारी मार्केट में जितने भी फोन आ रहे थे वो इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे, या आप कह सकते हो इतने डेवलप होने लगे थे कि वो एक से ज्यादा साल यानी 1 2 3 4 साल तक चलने लग गए थे। तो जो एप्पल के खुद के प्रोडक्ट है वो खुद से ही कॉम्पिटिट करने लग गए थे, जिस वजह से एप्पल की मार्केट ग्रोथ रुक गई वहीं पर, और आज तक शायद एप्पल उसे सरपास नहीं कर पाया है। जैसे आपको पता ही होगा कि आईफोन 5 इंडिया में लोग आज भी यूज कर रहे हैं, बट क्योंकि एप्पल एक कंपनी है और जो उसके प्रमोटर है उन्हें सिर्फ ग्रोथ देखनी है कि वो कितना कमा सकते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं है वो कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हैं, उन्हें बस ग्रोथ से मतलब है। तो एप्पल ने क्या किया, एप्पल की क्वांटिटी तो जितनी थी चल रही थी ठीक है, तो उन्होंने उसका प्राइस टैग बढ़ा दिया ताकि वो उससे ज्यादा अर्न कर सके। अब इसके थर्ड रीजन की तरफ चलते हैं, जो है एप्पल को आप जब खरीद लेते हो एक बार, तो उसके बाद जब आप उसे बेचने जाओगे तो आपको उसकी वैल्यू बाकी किसी भी फोन से, अगर आप 1 2 साल बाद बेच लो, बहुत ज्यादा मिलती है। जैसे अगर मैं किसी और दूसरे फोन को कंपेयर करूं, अगर एमआई का फोन या किसी और कंपनी का, तो उसकी वैल्यू लगभग 50% या 60% डाउन हो जाती है। जैसे सैमसंग की अप्रोक्सीमेटली 40% उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, बट एप्पल अपनी उस वैल्यू को मेंटेन रखता है और बस जस्ट थोड़ी सी ही चेंज आता है उसकी वैल्यू में, ज्यादा नहीं। यही रीजन है कि आज तक आपको एप्पल अपने चारों तरफ यूज होते हुए दिख रहा है। आपको आईफोन 5 आईफोन 6 भी अपने चारों तरफ दिख जाएंगे, और जो आईफोन 7 है अभी भी वो आपको शायद 30,000 के आसपास खरीदने को मिल सकता है अगर आप उसे खरीदना चाहो। अगर मैं सैमसंग या फिर एमआई या और किसी ब्रांड को अगर मैं लूं, अगर मैं बात करूं उसके 5 साल पुराने फोन की, अगर आप मुझे कीमत बताओ
तो शायद 5 साल पुराना फोन तो आप खरीदना भी प्रेफर नहीं करोगे। बट आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर मैं बोलूँ iPhone 7 10,000 रुपए में मिल रहा है तो वो टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। और अगला रीजन है आईफोन के एक्सपेंसिव होने का उसका सॉफ्टवेयर। एप्पल अपने सॉफ्टवेयर बिल्कुल स्क्रैच से बनाता है और उसके बाद, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर बनाने में ना बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मनी डालनी पड़ती है। और जब एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है तो एप्पल उस सॉफ्टवेयर को अपने सारे डिवाइस में रोल आउट कर देता है विद इन अ वीक और 2 वीक। ऐसा आपको एंड्रॉइड में देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल पहले iOS का बता देते हैं। जैसे iOS 14 अगर आज लॉन्च हो गया, आपको 1 या 2 हफ्ते के अंदर एप्पल के सारे प्रॉमिसिंग डिवाइस में आपको उसका iOS 14 देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें एंड्रॉइड की, अगर अभी चल रहा है एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉइड 11, बट मेरे फोन में अभी तक एंड्रॉइड 10 है। आपके फोन में बताओ कि कौन सा वर्जन चल रहा है, और अगर आप एंड्रॉइड 11 यूज कर रहे हो तो प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताओ। और अगला रीजन है एप्पल का प्राइवेसी फीचर। एप्पल आपको जो प्राइवेसी प्रोवाइड कराता है, जो प्राइवेसी के लिए वो प्रॉमिस करता है, आज के टाइम पे कोई और ब्रांड इसके लिए इतना फोकस नहीं कर रहा। जैसे आप किसी और ब्रांड को देखोगे तो वो एड्स दे रहे हैं, जैसे MI और बाकी ब्रांड इतना प्राइवेसी के ऊपर फोकस नहीं करते, कोई भी उन्हें आसानी से ब्रेक कर सकता है। पर दूसरी तरफ एप्पल है जो अपनी यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर भी अपनी प्राइवेसी को ओपन नहीं करता। और एक केस था जहां पर FBI के पास एक टेररिस्ट का आईफोन था, उन्होंने एप्पल को बोला कि उसे जेल ब्रेक करने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया और FBI ने एप्पल को इसके लिए सू भी किया था, बट बाद में कोई रिजल्ट नहीं निकला। और एप्पल ऐसा क्लेम करता है या तो वो डाटा कलेक्ट ही नहीं करता, और अगर किसी भी रीजन की वजह से वो आपका डाटा लेता है तो उसे खुद नहीं पता होता ये डाटा किसका है, वो डाटा रैंडमली स्प्रेड होता है। और अगर कोई उनसे मांगने भी आएगा तो जब उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये डाटा किसका है तो वो अगले बंदे को क्या प्रोवाइड कराए। और जो अगला रीजन है जो एप्पल खुद बोलता है, एप्पल बोलता है कि कोई भी अगर हम इनोवेशन करना चाहते हैं तो इनोवेशन कभी भी सस्ती नहीं होती। एक अच्छी इनोवेशन के साथ एक अच्छा प्राइस टैग भी आता है, जो हाँ मैं उसकी बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ, बट उनका प्राइस टैग ज्यादा ही आ जाता है। और कहीं ना कहीं एप्पल की ये बात ठीक भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स एप्पल को कॉपी करते हैं। एप्पल अगर कोई फीचर ले आता है तो उसके बाद तो पूरे मोबाइल मार्केट में उस फीचर की बाढ़ ही आ जाती है। जैसे एप्पल जब नॉच लेके आया तो सब लोग नॉच नॉच नॉच, और फिर जब एप्पल फेस आईडी लेके आया था तो सब लोग फेस आईडी के पीछे बढ़ गए थे फेस अनलॉक। और अगला रीजन है जो एप्पल मटेरियल यूज करता है। एप्पल के जितने भी मटेरियल होते हैं जो भी उसके फोन में यूज होते हैं वो सब अपनी एक टॉप नॉच क्वालिटी के होते हैं, और वो उन्हें अलग अलग कंट्रीज से मंगाता है। अप्रोक्सीमेटली 27 कंट्रीज से एप्पल अपने कंपोनेंट्स मंगाता है और फिर उन्हें असेंबल किया जाता है चाइना में। और अब हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अब आईफोन इंडिया में भी असेंबल होते हैं। आईफोन 11 तो इंडिया में असेंबल हो रहा है, जिस वजह से उसका प्राइस भी घटा है, और ऐसे लीक्स भी आ रहे हैं कि आईफोन 12 भी हो सकता है। क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट इतनी सारी अलग अलग कंट्रीज से आते हैं और हर कंट्री की अपनी कस्टम ड्यूटी होती है, अपने टैक्सेस होते हैं, जिस वजह से एप्पल का प्राइस आपको थोड़ा सा तो अपने आप ही बढ़ा हुआ दिख जाता है। और इंडिया में क्योंकि एप्पल को एक लग्जरी गुड की तरह कंसीडर किया जाता है तो उसके ऊपर 28% GST आप वैसे ही लगा के चलो। अभी तक मैंने जितने भी रीजन बताए ये सारी कॉस्ट तो उसमें ऐड होती है, एप्पल की मार्केटिंग कॉस्ट भी इसके अंदर ऐड होती है। और एक और जो लास्ट चीज रह गई वो थी एप्पल के स्टोर्स। अब एप्पल के स्टोर्स किस तरह एप्पल के प्राइस को बढ़ाते हैं। एप्पल के जितने भी स्टोर होते हैं, आप कहीं पर भी अगर चेक करोगे, गूगल करोगे, तो एप्पल के सारे स्टोर्स उसकी प्राइम लोकेशन पर होते हैं, और प्राइम लोकेशन के साथ साथ वो एक इतने बड़े एरिया में होते हैं तो उन्हें उसका रेंट पे करना पड़ता है, और वो सारी चीजें सीधे हमारी जेब पर असर डालती है। और आपने ये चीज तो जरूर नोटिस करी होगी कि जो आईफोन के प्राइस अमेरिका में होते हैं, इंडिया में उसके कहीं ज्यादा प्राइस देखने को मिलते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे हमेशा अनफेयर इंडियंस के साथ ही होता है, हमारे साथ हमेशा अनफेयर होता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आईफोन लॉन्च होते हैं ना, वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसका प्राइस होता है अकॉर्डिंग टू उनके टैक्सेस जो पर्टिकुलर स्टेट में है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, न्यूयॉर्क में अगर आप कोई फोन परचेज करोगे तो आप जो उसकी अदर स्टेट में जितना भी होगा उससे $79 आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि वहां के टैक्स थोड़े से ज्यादा है। बट कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट का भी हाथ है कि आईफोन इतना महंगा इंडिया में आपको देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही डेली इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे जिससे आपकी नॉलेज हमेशा बूस्ट रहे।